ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बेहद ही क्रूर और गुस्सैल स्वभाव का था। नाम हर्षवर्धन सूर्यवंशी, लेकिन खुशी कोई नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका छोटा सा भांजा, जिसे वो अपने बेटे की तरह रखता है। उसे उसके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रहता। वही दीपशिखा, जिसे अपने सपने और ख्वाहिशें पूरी करनी है। वो हर्षवर्धन के घर हेड शेफ की जॉब करती है। हर्षवर्धन को लगता है कि वो कोई बूढ़ी औरत है, और यही ख्याल शिखा का भी था कि वो एक बूढ़ा आदमी है। लेकिन क्या होगा जब दोनों कभी आमने सामने आएंगे? और इतना ही नहीं, तब क्या होगा जब हर्ष अपने भांजे की वजह से शिखा को खुद से शादी करने के लिए मजबूर करेगा? कैसा होगा ये अतरंगी रिश्ता? क्या कभी इस रिश्ते में प्यार पनपेगा? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी डेडली सीक्रेट लव, सपनों का शहर कहें या मायानगरी, मुंबई। रात के 10 बजे एक लड़की जिसने ब्लू कलर की शॉर्ट कुर्ती और वाइट कलर का पेंट पहना हुआ था, वो मुंबई लोकल ट्रेन से उतरती है और तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और इस वक्त उसको काफी डर लग रहा था। यूं तो मुंबई में कभी रात नहीं होती, लेकिन रात के वक्त मुंबई से डरावनी कोई जगह भी नहीं थी। वो अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पेड़ के पास 2 लोग एक आदमी को गोली मार मार कर वही फेंक देते हैं। ये देखकर वो लड़की डर से कांपने लगती है। डर की वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीज सुनकर एक गुंडा अपने साथी से कहता है, लगता है यहां कोई और है, जाकर देख, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। तभी हल्की सी रोशनी में उसे गुंडे को सामने खड़ी वो लड़की दिख जाती है, जिसे देखकर उसने अपने साथी से कहा, सामने देख, एक छोकरी खड़ी है। दोनों गुंडों के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है और वो एक दूसरे को देखकर बोले, लगता है आज की रात काफी मजा आने वाला है। उनकी बातें सुनकर वो लड़की डर से कांपने लगी। बारिश भी बढ़ने लगी थी। वो लड़की भागने लगी। गुंडा चिल्लाया, कालू पकड़, छोकरी भाग रही है। 1 महीने का बाद सनलाइट अपार्टमेंट, एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां पर 3 लड़कियां जल्दबाजी में तैयार हो रही थी। शिखा, यार आज पक्का मकान मालिक हमको यहां से निकाल देगा। भी तक हम रेंट भी नहीं भर पाए हैं। इस महीने तो मेरी सैलरी भी टाइम से आई प्लीज। यार कुछ करना, वरना हमें मुंबई की सड़कों पर सोना पड़ेगा। एक लड़की जिसके बाल घुंघराले हैं, उम्र लगभग 22-23 साल, दिखने में कुल मिलाकर काफी खूबसूरत है। वो अपनी फ्रेंड शिखा से रेंट देने के लिए कह रही थी, जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी। शिखा, जिसके कमर तक के लंबे बाल लहरा रहे थे, हल्की धूप से उसका चेहरा दमक रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में हजारों सपने लिए वो तेजी से अपने हाथ चलते हुए कोई डिश बना रही थी। उसकी खुशबू से पूरा अपार्टमेंट महक रहा था। तभी उसकी दूसरी दोस्त, जिसका नाम माहिरा था, वो फिर से रिक्वेस्ट करते हो बोली, प्लीज ना शिखा जान, कुछ करो ना। वो मोटी बुढ़िया हमें कदम तक नहीं रखना देगी आज शाम को जब हम लौट कर आएंगे। शिखा अपनी आंखें ऊपर की, उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी, जो कि काफी चंचल और मासूम थी। उसने सांस लेते हुए कहा, तुमको कहा है ना, मैं इस बार पहले ही बोल दिया था कि मैं रेंट नहीं दे पाऊंगी, तुम लोग दे देना। पिछले महीने भी मैं ही दिया था। इस बार मुझे शताक्षी को पैसे भेजने हैं। जान प्लीज, हमारी बात समझ, तेको भी पता है ना, अगर पापा हॉस्पिटल में नहीं होते तो मैं वक्त से किराया दे देती। ये कहते हुए लगभग माहिरा की आंखें नम हो गई। वो बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई के साथ, ट्यूशन्स पढ़ना, सुबह 8 बजे निकलना, रात को 8 आना। लेकिन इसके बाद भी इतने बड़े शहर में गुजारा करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद भी माहिरा को पैसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट पिता के लिए भेजने पड़ते थे। माहिरा को इमोशन होता हुआ देखकर वेदिका भी भागकर उसके पास आई और उसे समझते हो बोली, तू हिम्मत मत कर यार, इस महीने में अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर हम तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
उन दोनों की बातें सुनकर शिखा भी इमोशन हो चुकी थी। वो जल्दी से किचन से बाहर आई और उसने महिला को गले लगाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैंने जितने पैसे किराए के लिए बचाए हैं मैं उनसे किराया दे दूंगी। थोड़ा सा पैदल चल रही लूंगी तो क्या हुआ, एकदम फिट रहेंगे, जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहकर वो हंसने लगी। वेदिका उसे कसकर गले लगा लिया। जिस उम्र में लड़कियां नए नए सपने देखते हैं, उस उम्र में ये तीनों लड़कियां अपने सपने मारकर अपनों के लिए जी रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर एक मोटी सी औरत आती है जिसने गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और देखने में ही वो बहुत एरोगेंट लग रही थी। उसने दरवाजा खटखटाते कहा, लड़कियों दरवाजा खोलो। माहिरा ने कहा, लो आ गई मोटी चुड़ैल। शिखा उसे समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं बोलते। माहिरा ने गुस्सा करते हुए कहा, तू चुप कर, तुझे कुछ समझ नहीं आता। वो तीनों गेट खोल देती है तो वो औरत इधर उधर देखती है, फिर तीनों लड़कियों को देखकर कहती है, चलो जल्दी से किराया दो वरना तुम जानती ही हो, और तुम तीनों आजकल काफी पानी खर्च कर रही हो। टंकी जल्दी ही खत्म हो जाती है, देख लो हिसाब से खर्च करो, पानी पानी नहीं तो अपना ठिकाना कहीं और देख लेना। तुमको तो पता ही है मुझसे ज्यादा सस्ते में कोई तुम्हें फ्लैट नहीं देने वाला। उसकी बात सुनकर वेदिका को गुस्सा आने लगता है। वो वक्त से इस औरत को किराया देते थे, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ जाकर कमियां निकालने लग जाती थी। शिखा बहुत दयालु किस्म की लड़की थी। उसने कहा, आइए ना आंटी बैठिए। फिर वेदिका से कहती है, जाकर मेरे पर्स से पैसे ले आओ। मकान मालिक, जिनका नाम सुधा था, वो किचन से आती खुशबू को देखकर नकली हंसी के साथ बोली, अरे लगता है हमारी सेफ ने कुछ नया बनाया है, क्या अपनी आंटी को टेस्ट नहीं करवाओगी? उसकी बातें सुनकर माहिरा तो उसे मन ही मन गाली दी। वही शिखा बेचारी क्या कर सकती थी। वो तुरंत किचन में से जाकर प्लेट में बनाया हुआ नाश्ता उसको दे देती है। सुधा ने थोड़ी ही देर में सारा नाश्ता खत्म कर दिया था और बोली, क्या बात है, बहुत स्वाद बना है, थोड़ा सा हमारे लिए भी बना दिया करो। वेदिका तुरंत उसे पैसे दे देती है और फिर बात बदलते बोलती है, अरे शिखा, तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। तीनों कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने काम में लग जाती है। सुधा भी बहुत ढीठ थी, वो वहां से नहीं गई जब तक उसने चाय नहीं पी ली। उसके बाद वहां से चली गई। उसको जाता हुआ देखकर माहिरा गुस्से से बोली, क्या जरूरत थी उसे मोटी को खाना देने की, देख अब हमें भूख जाना पड़ेगा। शिखा विचारा सा मुंह बना लेती है। वेदिका भी उसको डांटे हुए बोली, इसका ये दरिया दिल होना ना किसी दिन इसको ले डूबेगा। चलो जाकर जल्दी से नाश्ता बनाओ, मैं भूखे नहीं जा सकती। शिखा मुस्कुराते हुए किचन में जाती हो, जल्दी से पोहा बना लेती है। तीनों लड़की नाश्ता करती है और तुरंत वहां से अपने अपने काम के लिए चली जाती है। वेदिका जहां कॉलेज में पढ़ रही थी, उसकी धम्बीए आखिरी साल था। इसके साथ वो 11-12 ऐत के बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ती थी। होम ट्यूशन में उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि जिससे वो अपना और अपने पिता का हॉस्पिटल का खर्चा चला पाए। लेकिन जैसे तैसे उसका काम चल रहा था। वही माहिरा एक फैशन डिजाइनर थी, जिसका कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ था और वो ट्रेनिंग पर एक जगह कम कर रही थी। लेकिन वहां का माहौल काफी अजीब था ना, तो उसे वक्त पर सैलरी मिलती थी और ना ही कोई अच्छा प्रोजेक्ट। वो अपने करियर को लेकर इस समय काफी स्ट्रगल कर रही थी। अब मिलाए हमारी शिखा, यानी दीपशिखा से प्यार से शिखा बुलाते हैं। शिखा दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते वो मुंबई आकर रहने लगी। यही उसकी मुलाकात पीजी में वेदिका और माहिरा से हुई। फिर तीनों अच्छी दोस्त बन गई और साथ ही फ्लैट लेकर रहने लगी। दीपशिखा होटल मैनेजमेंट के आखिरी साल में है। वो एक बहुत बेहतरीन शेफ है। उसका बचपन से ही खाना बनाने में बहुत शौक है, इसलिए उसने सबके खिलाफ जाकर इसी में अपना करियर बनाने का सोचा। वो पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए उसको मुंबई में स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग
उसकी ब्राउन आइज, पतले होंठ, तीखी नाक, 5.3 की हाइट और एकदम परफेक्ट फिगर। उसके कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिस पर नहीं मरता ना हो। रोज उसको इतने सारे प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सब पर ध्यान दे। अपना खर्च चलाने के लिए वो बड़ी बड़ी पार्टी में शेफ की तरह काम करती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसको उसके एक प्रोफेसर मिस्टर नायक ही दिलवाते हैं। जब शिखा क्लास में आती है तब तक प्रोफेसर नायक क्लास शुरू कर चुके थे। वो चुपचाप से जाकर बैठ जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसको देख चुके थे। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने कहा, शिखा तुम आकर मुझे मेरे केबिन में मिलो। शिखा की दोस्त, जिसका नाम लावण्या है, वो उसको देखते हुए बोली, तू कभी टाइम से आ सकती है। पिछले 3 साल से तू आज तक टाइम से नहीं आई है। लावण्या की बात सुनकर शिखा बेचारा सा मुंह बनाकर प्रोफेसर की केबिन में जाती है। मिस्टर नायक पहले तो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, उसके बाद चिंता करते हुए कहते हैं, बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे से क्लासेस लो तुम। वो शिखा की चिंता करते हुए कहा, सर मैं बहुत थक जाती हूं। आपको भी पता है ना, क्या आप मुझे एक ऐसा परमानेंट वर्क नहीं दिलवा सकते जिससे रोज मुझे एक ही जगह पर काम करना हो। किसी होटल वगैरह में रोज अलग अलग जाकर किराया भी ज्यादा लगता है और पेमेंट में भी देरी हो जाती है। मिस्टर नायक उसकी चिंता अच्छे से समझ रहे थे। वो उनकी सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक थी। उन्होंने उसकी चिंता समझते कहा, ठीक है मैं तुमको कल इसके बारे में बताता हूं, अभी तुम घर जाओ। हंसते हुए बोली, लगता है सर आप भूल रहे हैं, अभी मेरी 2 क्लासेस और है। सर भी उसकी बातों पर हंसने लगे। शिखा अपनी क्लास में चली जाती है और वही प्रोफेसर नायक उसके लिए एक अच्छी जगह काम ढूंढने में लग जाते हैं। वही मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बना एक खूबसूरत मेशन, जिसका नाम सूर्यवंशी मेशन था। जितना बड़ा वो घर था, उतना ही बड़ा गार्डन वहां पर था। मेशन के अंदर एक आदमी अपनी मैनेजर पर चिल्लाया रहा, रश्मि मुझे इस सेफ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मन कर रहा है खाने को उठाकर फेंक दूं। इतना घटिया खाना आखिर कोई कैसे बना सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हर्षवर्धन सूर्यवंशी है। उम्र 28 साल, हाइट 6.3, चेहरे पर एक अलग ही रौब और नाक पर जैसे गुस्सा हमेशा ही रहता है। मिस्टर सूर्यवंशी को हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको खाने का शौक था। खाना एक ऐसी चीज थी जो उनको बिल्कुल अपने मन मुताबिक चाहिए थी, और अब तक वो लगभग 100 से भी ज्यादा सेफ को जॉब से निकल चुके थे। उनके घर की मैनेजर मिस रश्मि नजरें झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा सर, ये सेफ हमने बेल्जियम से मंगाया था, लेकिन आपने उसको भी 2 दिन नहीं टिकने दिया। ऐसा लगता है दुनिया में कोई सेफ है ही नहीं जो आपके लिए खाना बना पाए। मिस रश्मि ने बोल दिया। वो दोनों एक ही साथ पढ़े थे, इसलिए कभी कभी रश्मि हर्षवर्धन से नहीं डरती, लेकिन जब हर्षवर्धन ने अपनी गुस्सैल भरी नजरों से रश्मि को देखा तो वो बेचारी डर गई। मुझे कुछ नहीं पता, कल तक दूसरा शेफ आ जाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही सेफ बना दूंगा, देख लेना। तेज कदमों से हर्षवर्धन कंपनी की ओर चले गए। पता नहीं इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, किसी के हाथ का इसको खाना पसंद नहीं आता, और ये किसकी माँ है जिसको खाना बनाना नहीं आता। सीरियसली मैं तो इन दोनों माँ बेटे से परेशान हो चुकी हूं, रश्मि ने जलते हुए कहा। तभी वहां पर हर्ष का असिस्टेंट और रश्मि का बॉयफ्रेंड विनय आ गया। क्या बात है जान, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? रश्मि ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, यार इस हर्ष की प्रॉब्लम क्या है, बचपन में जब तक हम स्कूल में थे सब कुछ ठीक था, जैसे ही बड़ा हुआ है इसका एटीट्यूड तो ऐसे हो गया है जैसे माउंट एवरेस्ट हो। अभी एक सेफ बेल्जियम से बुलाया था, उसको 2 दिन में बाहर कर दिया। विनय ने डरते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? अभी ये मॉन्स्टर जाकर किसी को ऑफिस में चैन से खाना तक नहीं खाने देगा। विनय और रश्मि ने एक दूसरे को लाचारी भरी नजरों से देखा। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। सूर्यवंशी इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज में से एक थी, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फैशन तक सब कुछ मौजूद था।
60 मंजिल की ये बिल्डिंग ऐसी लगती थी जैसे ये मुंबई में न होकर किसी और ही दुनिया में हो। उसकी शेप काफी यूनिक थी। आज पूरी बिल्डिंग में सब लोग डर से कहां पर रहे थे, क्योंकि 4 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को हर्षवर्धन सूर्यवंशी ने फायर कर दिया था। गुस्सा बस इतना था कि आज हर्ष ने ठीक से खाना नहीं खाया था, जिसे खाने आज सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा था। हर्ष बड़े ही रौब से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक फाइल चेक कर रहा था। वो जितना ही नखरीला और गुस्सैल था, भगवान ने उसे उतना ही हैंडसम बनाया था। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। 6.3 फीट लंबी हाइट, और सबसे अट्रैक्टिव था उसका सांवला रंग, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बनाता था। ब्लैक कलर की टक्सिडो में वो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन नजर आ रहा था, लेकिन सामने खड़ी मैनेजर डर से कांप रही थी। हर्षवर्धन ने फाइल जमीन पर फेंकते हुए कहा, मुझे लगता है मिस मालिनी, आपको वापस से कॉलेज जाने की जरूरत है। ये उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा था। मिस मालिनी जैसे ही कुछ बोलने को ही हर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट, और ऐसी बकवास रिपोर्ट वापस मेरे सामने मत लेकर आना। निकल जाओ यहां से। मालिनी रोते हुए वहां से चली जाती है। बाहर खड़ा विनय भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस रक्षा की कर से बचने के लिए कोई रक्षक हमारे लिए भेज दो प्लीज। क्या होगा आगे? क्या हुआ था 1 महीने पहले? क्या शिखा को जॉब मिलेगी? क्या विनय को कोई रक्षक मिल पाएगा? जानेंगे अगले चैप्टर में। जब तक के लिए कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये कहानी। इट्स सेरिना हियर विद न्यू आईडी। चलो शुरू करते एज एक नया सफर। हर्षवर्धन ने फाइल जमीन पर फेंकते हुए कहा, मुझे लगता है मिस मालिनी, आपको वापस से कॉलेज जाने की जरूरत है। ये उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा था। मिस मालिनी जैसे ही कुछ बोलने को ही हर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट, और ऐसी बकवास रिपोर्ट वापस मेरे सामने मत लेकर आना। निकल जाओ यहां से। मालिनी रोते हुए वहां से चली जाती है। बाहर खड़ा विनय भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस रक्षा की कर से बचने के लिए कोई रक्षक हमारे लिए भेज दो प्लीज। थोड़ी देर बाद केबिन में हर्ष अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर ही रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। वो गुस्से से अपने फोन को घूर रहा था, लेकिन फोन पर फ्लैश होते नाम को देखकर उसके चेहरे पर सौम्य भाव आ गए। उसने तुरंत ही फोन पिक कर लिया। सामने से एक 5-6 साल के बच्चे की आवाज आई, मामू कहाँ हो आप? मैं घर पर आपका वेट कर रहा हूं। लेकिन यहां तो आप हो ही नहीं। हर्ष ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो अपने छोटे से भांजे को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से जवाब दिया, रुद्र, मैं ऑफिस में हूं। ये समय तो ऑफिस का ही होता है ना। तुम ये बताओ कि तुम आज स्कूल ना जाकर घर पर क्या कर रहे हो? रुद्र हर्षवर्धन की बहन का बेटा है। उसने हल्का नाराजगी के साथ कहा, आप भी ना मामू भूल जाते हैं, सैटरडे को मेरा हाफ डे होता है। हर्ष ने अपने सर पर हाथ रख, उसका भांजा सैटरडे और संडे उसके पास ही रहता था। हर्ष ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा और रुद्र से कहा, आप रश्मि को बोलो, वो आपको खाना खिलाकर सुला देगी। जब आप शाम को सोकर उठोगे, जब तक मामू घर आ जाएंगे, और कोई शैतानी मत करना। रुद्र ने झल्ला कर कहा, आप हमेशा ही बिजी रहते हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। वही सबको अपने गुस्से से डरने वाला हर्ष रुद्र के गुस्से से खुद डर जाता था। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का कितना गुस्सा करता है। काश कोई उसे ये बात बता देता कि वो उसे छोटे बच्चों से भी ज्यादा गुस्सा करता है। विनय बाहर खड़ा ही था कि तभी हर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, अब क्या तुमने बाहर दरबान की नौकरी पकड़ लिए? अंदर आओ। डरते हुए विनय अंदर आया। हर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, कल मुझे एक पार्टी में जाना है, सारे अरेंजमेंट देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हर्ष ने फिर उसे घूरते हुए कहा, अब यही खड़े रहोगे क्या? बाहर निकालो। विनय हर्ष को कोसते हुए बाहर चला गया और वो मन ही मन कहने लगा, मॉन्स्टर कहीं का। विनय बेचारा सुबह शाम हर समय डांट खाता था।
एक बार को वो खाना खाना भूल सकता था, लेकिन हर्ष उसे ना डांटे ये तो संभव ही नहीं था। शाम के 4 बजे माहिरा अपनी फैशन हाउस में काम कर रही थी। तभी वहां उसकी सीनियर जाकर उसको डांटते हुए बोली, अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? माहिरा, इस तरह से तुम इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगी। मैंने तुमको नौकरी दी है, लेकिन अब मुझे इस बात पर पछतावा हो रहा है। माही ने इतना ही सुना था कि आप उसका सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाते हुए बोली, बस कर चुड़ैल कही कि तूने मुझे नौकरी देकर कोई एहसान नहीं कर दिया है। जब देखो मुझे नौकरों की तरह काम करवाती है। मैं फैशन डिजाइनर, कोई टेलर नहीं जो सुबह शाम कपड़े सिलती रहूं। तू क्या मुझे निकलेगी? मैं खुद यहां से जा रही हूं और आज ही मैंने अपना 3 महीने का एक्सपीरियंस लेटर भी ले लिया है। अब तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। उसकी सीनियर उसको गुस्से से घूरते हुए कहती, किस तरह से बात कर रही हो तुम माहिरा? माही उसे उंगली दिखाते बोली, जिस तरह से तुझ जैसी चुड़ैल से बात करनी चाहिए। वो तो अब तक मैं चुप थी, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला था। सीनियर गुस्सा करते हुए बोली, जाओ यहां से, गेट आउट। माहिरा ने उसको गुस्से से घूरा और बोली, बहुत अकड़ है ना तुझे? छोटे से फैशन हाउस पर मेरी बद्दुआ है। देख 2 दिन में ये तबाह हो जाएगा। एक एक पैसे के लिए तड़पेगी। तू मेरी बद्दुआ है, तुझे तू कभी कुछ नहीं रहेगी। वो चिल्ला ही रही थी कि तभी सीनियर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, निकालो इसे। माही गुस्से से पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। माही के बाहर जाते ही वैभव, जो कि उसका सीनियर था, वो जोर जोर से हंसने लगता है। माही ने गुस्से से कहा, हंसना बंद करो, देखना किसी दिन वो तुमको भी ऐसे निकाल देगी। वैभव ने हंसी रोकने हुए कहता है, वैसे मुझे लग रहा है उसने तुम्हें नहीं निकाला, बल्कि तुम छोड़कर जा रही हो। इस बात को याद रखो। माही ने कहा, हां, वैसे भी मैं कोई टेलर नहीं हूं, मैं फैशन डिजाइनर हूं, और देखना तुम एक दिन में अपना बहुत बड़ा फैशन हाउस खोलेगी, जब बताऊंगी चुड़ैल को। वैभव वही खड़ा ही था कि उसकी सीनियर ने उसे बुलाते हुए कहा, अंदर आओ वैभव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? वैभव ने उसे बाय करते हुए कहा, ठीक है, चलो हम बाद में मिलते हैं, अभी चुड़ैल मुझे भी सुनने वाली है। माहिरा उसको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वैसे तो उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन ये एक और मुसीबत थी। अब वो क्या करेगी, कहां जाएगी? नौकरी छोड़े हुए उसे 2 मिनट नहीं हुए थे कि उसे आगे क्या करना है, इस बात की चिंता होने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, ऐसे घर भी नहीं जा सकती। वो खुद को समझा ही रही थी कि उसे घर के रास्ते में ही एक बार दिखा। उसने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन वो अपने दुख से उभरने के लिए क्या ही कर सकती थी। उसने सोचा जाकर वहां बियर पिएगी। भैया प्लीज 1 गिलास बियर। उसने जाकर वेटर से कहा, लेकिन वेटर ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी और उसकी एक वाइन का ग्लास पकड़ा दिया। जल्दबाजी में माहिर आने पर ध्यान नहीं दिया और उसने एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। अब माही को सब कुछ धुंधला धुंधला और सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। ये क्या है, दुनिया गोल गोल के घूम रही है। हिलते दुलते वो डांस फ्लोर पर चली गई और सबको धक्का देकर डांस करने लगी। अरे हटो, मुझे डांस करने दो, तुम हिले ढूंढते लोग मुझे डांस नहीं करने दे रहे, उसने एक लड़की को धक्का देते हुए कहा। तभी उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा करते हो बोला, मिस आपका ध्यान कहाँ है, सही से चलिए ना। माही उस पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं तो क्या कर लेगा, निकल यहां से। और फिर डांस करने लगी। गाना चल रहा था, हुस्न तेरा तौबा तौबा। माहिरा को अब और चढ़ने लगी थी। उसमें देख सामने सोफे पर एक लड़का किसी राजा की तरह बैठा था। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर की 2 बटन खुले हुए थे, और उसके बगल में 2 आदमी और खड़े थे। वो लोग किसी चीज का डिस्कशन कर रहे थे। ये बार और रेस्टोरेंट कंबाइन था। यहां पर लोग अक्सर मीटिंग के लिए भी आते थे। माहिरा उसे लड़के की तरफ आकर्षित होने लगी, लेकिन उसने देखा कि बीच में पार्टीशन था, कांच की दीवार के उसे तरफ रेस्टोरेंट था और जिस तरफ वह थी वो बार था।
उसने तुरंत ही गेट को लात मार दी। कमीने, मुझे सुंदर लड़की के पास जाना है। उसको देखते हुए सब लोग कह रहे थे, पता नहीं कैसी है पागल लड़की। लेकिन माहिरा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चलते हुए सामने बैठे लड़के के पास गई और एकदम से उसकी गोद में बैठ गई। वही शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट बिजनेसमैन ऋत्विक महेश्वरी, जो अपनी मीटिंग करने आए थे। अचानक एक लड़की उनकी गोद में बैठ गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उनके गार्ड्स उसे लड़की को उनसे दूर कर पाते उससे पहले ही माही ऋत्विक के चेहरे को पकड़ा और उसके होठ पर अपने मुलायम रख दिए। वो उसको किस कर रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुला भी रही थी। मेरा हैंडसम हीरो आ गया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। वही आज तक किसी लड़की को हाथ तक न लगने वाले ऋत्विक को जब किसी लड़की ने अचानक से किस कर लिया तो उसको 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। सब लोग देखकर हैरान थे, लेकिन ये बात न्यूज में न जाए उससे पहले ऋत्विक के गार्ड्स चारों तरफ फैल गए। ऋतिक ने देखा कि करने के बाद धीरे धीरे वो लड़की उसके कंधे पर ही सो गई। धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी बाहों में उठा लो और इस जालिम दुनिया से दूर ले चलो। उसकी बातें सुनकर ऋत्विक को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। यहां पर ज्यादा बड़ा सीन क्रिएट होता उससे पहले ही उसने उसे लड़की को अपनी बाहों में उठाया और अपने असिस्टेंट मनीष की ओर देखकर कहा, जल्दी से एक रूम का अरेंजमेंट करो। मनीष को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी बस की बात पर। फिर उसने कहा, ओके बॉस। माही बाहों में उठाई वहां से चला गया। वही ऋतिक का मैनेजर अपने मन ही मन में सोचने लगा, बॉस एक लड़की लिप किस रूम और रात जी कितना मजेदार है। फाइनली बॉस की वर्जिनिटी खत्म हो जाएगी। और मन ही मन खुश होने लगा। लेकिन मैनेजर को नहीं पता था अगर उसके बॉस को यह सब पता चल गया कि वो ये सब सो रहा है तो उसकी खैर नहीं है। ऋत्विक की हाइट 6 फीट थी, गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की वियर्ड, आंखों पर चश्मा जो कि उसे और ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लुक देता था। उसके फीचर्स भी काफी ज्यादा शार्प थे। ऋत्विक माहिरा को उठाकर एक रूम में ले जाता है और अपने मैनेजर को वहां से जाने को कह देता है। मैनेजर और असिस्टेंट बाहर निकलते हैं। मैनेजर गर्व ने खुश होते हुए असिस्टेंट मनीष से कहा, क्या बात है, आज तो सर के मजे ही आ गए। उसकी बात सुनकर मनीष ने हैरानी से उसको देखा और धीमी आवाज में कहा, धीरे बोलो, अगर बॉस को पता चल गया ना यहां ये सब बातें चल रही है तो हम दोनों की छुट्टी कर देंगे। लेकिन गर्व तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो तो हमेशा से चाहता था कि एक लड़की ऋत्विक की लाइफ में आ जाए और वो अकड़ू आदमी एक जेंटलमैन बन जाए। वहीं दूसरी तरफ वेदिका शुक्ला हाउस में एक 5 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ा रही थी। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं थी, बल्कि देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर आकाश शुक्ला की भतीजी आरोही शुक्ला थी, जिसको सब प्यार से आरू बुलाते थे। आरू बहुत शैतान थी। उसके लिए ट्यूशन टीचर ढूंढने में सबको बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन जब से उसे वेदिका पढ़ती थी तो वो ज्यादा शैतानी नहीं करती थी। उसे वेदिका का बहुत पसंद थी। आरोही की मां नैना शुक्ला हाउसवाइफ थी। वही उनके पति मिस्टर आलोक शुक्ला आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर थे। वो घर से बाहर ही रहते थे। घर पर आरोही, नैना, आकाश और आकाश की मां बाप ललिता शुक्ला और संजीव शुक्ला रहते थे। दोनों पति पत्नी कॉलेज संभालते थे। देश में उनके 100 से भी ज्यादा कॉलेज थे। नैना भी पहले प्रोफेसर थी, लेकिन आरोही के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने करियर से एक गैप ले लिया था। वेदिका अरु को पढ़कर फ्री हुई जब तक रात के 8 बज चुके थे। ललित जी ने चिंता करते हुए कहा, वेदिका एक काम करो बेटा, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। आकाश आएगा तो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। देखो मौसम भी आज ठीक नहीं है, तुम यहां से कैसे जाओगी? और हमारी सोसाइटी से तो कोई ऑटो भी नहीं मिलता है। बस स्टैंड भी यहां से काफी दूर है। वेदिका ने अपनी घड़ी देखते कहा, ये तो नॉर्मल टाइम है, मुझे अक्सर इतना ही वक्त हो जाता है। अब मैं चलती हूं आंटी।
5 साल की आरोही उसे पैरों से लिपट गई और बोली, टीचर प्लीज कल आप मेरे साथ घूमने चलोगे? मुझे पता है कल संडे है, लेकिन मैं चाहती हूं कल आप मेरे साथ एम्यूजमेंट पार्क चलो। उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। उसकी गोलू मोलू गालों से और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। नैना गुस्सा करते हुए बोली, ये लड़की वेदिका को कितना परेशान करती है। वो बच्ची एक दिन तो रेस्ट कर सकती है ना। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, जब हमारी अरु इतना मन है तो टीचर एक दिन के लिए उसको घुमाने ले जा सकती है। मैं उसकी बात सुनकर आरोही खुश हो गई, डांस करते हुए गाने लगी, लाल टमाटर बड़े मजेदार, हाँ टमाटर बड़े मजेदार। सब लोगों से हैरानी से देखने लगे। नैना उसे हैरानी से देखते हो बोली, ये तुम सब कहां से सीख रही हो? आरोही ने सबकी ओर देखा और हंसते बोली, मैं चाचू के फोन में कल वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पर, यह गाना मुझे बहुत पसंद आया। और फिर से डांस करने लगी। लाल टमाटर बड़े मजेदार वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद वेदिका वहां से निकल गई। मौसम आज वास्तव में काफी खराब था। वो थोड़ी देर चलेगी कि बारिश शुरू हो गई है। बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। खुद पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या जरूरत ही जल्दी आने की, जब सब कह रहे थे तो आकाश जी के साथ आ ही जाती है। आज के बारे में सोचकर ही वेदिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसका आकाश पर सीक्रेट क्रश था। वो कभी कभी उसे घर पर दिखाई देता था। चेहरे पर हमेशा शांत भाव, वो किसी मिस्ट्री से काम नहीं था। शरीर की तरह ही उसका स्वभाव भी काफी सख्त था। वो इन सभी ख्यालों में चली जा रही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। अपने सामने अचानक से कार को आता देखकर वो हैरान रह गई। तभी उसमें से एक आदमी निकला जिसे ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो काफी गुस्से में था। उसकी हैंडसम चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था कि कोई और नहीं बल्कि आकाश शुक्ला था। वेदिका को सामने देखकर आकाश हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल हो उसको गुस्सा करते बोला, मिस वेदिका, ये क्या तरीका है? आपको अगर मरना करना है तो कहीं और जाकर मरिए। मेरी ही गाड़ी के सामने आना था क्या? उसकी आवाज सुनकर वेदिका हैरान रह गई, लेकिन वो आकाश को कोई जवाब नहीं दे पाई और गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। इस तरह बारिश में क्या बिग रही हो? चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं। आकाश की ये बात सुनकर ही वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसकी कार में बैठ गई। आकाश बिना किसी भाव के गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वेदिका चुपके चुपके बारिश के मोहब्बत भरे मौसम में उसको देख रही थी, जैसे कोशिश कर रही थी कि उसे आंखों में समा ले। अचानक से आकाश ने कहा, देख तो ऐसे रही हो जैसे मुझे निकल ही जाओगी। उसकी बात सुनकर वो हड़बड़ा गई और सामने देखने लगी। आकाश की तेज नजरों से कुछ नहीं बच सकता था। आखिर वो देश का जाना माना लॉयर था। वही अपार्टमेंट में हमारी भोली शिखा दोनों लड़कियों का इंतजार कर रही थी। ना तो दोनों का फोन लग रहा था और ना ही वो अभी तक आई थी। 9 बजने को आए थे। शिखा चिंता करते हुए बोली, पता नहीं ये दोनों लड़कियां कहां चली गई है भगवान, अब मैं क्या करूं। जैसे ही वो बाहर जाने को हुई, उसने मौसम देखा, वापस आकर सोफे पर बैठ गई। वही सूर्यवंशी मैशन का सीन तो कुछ देखते ही लायक था। अगडू और गुस्सेल मिस्टर सूर्यवंशी इस वक्त घोड़ा बने हुए जमीन पर बैठे हुए थे और उनका प्यारा भांजा रुद्र उनके ऊपर बैठकर उनके बाल खींचते हुए कह रहा था, चल मेरे घोड़े। हर्ष ने धीरे से कहा, अब तुम 5 साल के हो गए हो, रुद्र ऐसी कौन खेलता है। रुद्र ने तेजी से उसके बाल खींचते कहा, शांत रहो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना होगा। और उसके बाद उसके बाल खींचने लगा। हर्ष ने मन ही मन कहा, लगता है आज तो मैं गंजा होने वाला हूं। सूर्यवंशी मेशन। जैसे तैसे हर्ष ने रुद्र को अपने ऊपर से हटाए, लेकिन रुद्र उसे पर गुस्सा करते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार से मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मुझे खेलने भी नहीं दिया। हर्ष ने उसको गोद में उठाते हुए कहा, ऐसा नहीं है प्यारे रुद्र, मामू आपसे बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन ऐसे ही हमारे बाल खींचेंगे तो हम गंजे हो जाएंगे, फिर कोई हमसे शादी भी नहीं करेगा। हर्ष की बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। हर्ष ने उसको छोटी आंखों से घूरा। यू एंग्री मैन, आपको सच में लगता है कोई आपसे शादी करेगा? आप इतना गुस्सा करते हैं कि कोई भी लड़की आपको छोड़कर चली जाएगी। रुद्र की बात सुनकर तो हर्ष का मुंह ही बन गया। तुम छोटे शैतान। हर्ष इतना ही बोल पाया था कि रुद्र हंसते हुए वहां से भाग गया था। रश्मि जो ये सुन रही थी वो मन ही मन बोली, सच ही कहा रुद्र ने, ये आदमी किसी के साथ नहीं रह सकता। रश्मि को वहां खड़ा देख हर्ष ने अपनी कल्ड वॉइस में कहा, मैनेजर रश्मि, क्या हुआ? आप इतनी फ्री खड़ी है यहां? लगता है आपको जो काम दिया था वो पूरा हो गया है। रश्मि एकदम से हड़बड़ा गई। सर, बस कल तक नया सेफ आ जाएगा। मैंने इस बार मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में से लोगों को सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए। रश्मि की बात सुनकर हर्ष ने कहा, ओके, पर ऐसे आराम से खड़े होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। रश्मि उसको कोसते हुए बोली, तो क्या एक टांग पर खड़े हो जाए? खुद का नाम हर्ष है पर मजाल है जल्लाद किसी को खुश रहने देता हो। वही आकाश की बात सुनकर वेदिका अब बिल्कुल शांत बैठी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खिड़की खोलकर हाथ बाहर कर लिया। आकाश ड्राइव करते हुए बस उसकी हरकतें ही देख रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी मुंबई के ट्रैफिक में फंस गई। साइड में ही एक बड़ा पाव सेंटर था। वेदिका के पेट में चूहे कूदने लगे। भूख लगी है तो मुंह से बोल सकती हो, ऐसे उस दुकान को देखने से खाना तुम्हारे पास नहीं आ जाएगा। आकाश ने ककर्ष आवाज में कहा। देविका झेम गई। अपने क्रश के सामने उसका पोपट हो चुका था। वो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही वहां देख रही थी। वेदिका ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने फिर कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। न जाने क्यों वेदिका को एक उम्मीद थी कि वो उसको बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आकाश ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सच में बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बारे में अफवाहें थी, एकदम बेदिल। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जाम खुल जाता है और आकाश वेदिका से पूछता है, मुझे बताओ आगे तुम्हारा घर कहाँ है? वेदिका एकदम से होश में आती है और उसकी ओर देखकर कहती है, बस यहां से राइट। थोड़ी देर में वो उसकी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। वेदिका उसको थैंक यू बोलकर बाहर चली जाती है। जब तक वो नहीं जाता वो उसकी कर को देख रही थी, लेकिन आकाश ने एक भी बार उसकी तरफ नहीं देखा था। वेदिका अपना टूटा सा दिल लेकर अपने फ्लैट में जाती है, जहां पर उसे नहीं बताता एक गुस्सैल बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने से चिल्लाते हुए शिखा उसके सामने आई और उसे गुस्से से घूरते बोली, अब क्यों आए हो? क्या जरूरत की बाहर ही रहो ना। आखिर तुम लोगों को ना तो फोन उठाना होता है, ना वक्त पर आना होता है। समझ रहे हो मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, और माही वो तो अभी तक फोन ही नहीं उठा रही है। शिखा अपने सर पर हाथ रख लिया। वो गुस्से में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वेदिका ने एकदम से गले लगाते हो कहा, पहले गहरी सांस लो, देखो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। माही भी जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लो। तुमने खाना खाया? वेदिका के सवाल करने पर शिखा ने ना में सर हिलाया। वेदिका बोली, कितनी बुद्धू हो तुम, चलो जल्दी से कुछ खा लो। शिखा मुंह बनाकर बोली, हाँ ये बोलो ना, तुमको भूख लग रही है और मुझे खाना बनाना है। वेदिका हंसने लगी। शिखा बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। उसके बाद वो खाना बनाने चली गई। उसे पागल लड़की को कॉल ट्राई करते रहो, पता नहीं कहां फंस गई होगी। बाहर इतनी बारिश हो रही है, शिखा ने चिंता से कहा। वेदिका बोली, वो छोटी बच्ची नहीं है, हो सकता है किसी फ्रेंड की या रुक गई हो। और देखो ऐसे में हर जगह बिजली भी कट हो गई है। शिखा को भी उसकी बात का सेंस लगा। वैसे भी माहिरा अपने दोस्तों की पीजी में काफी वक्त रुक जाया करती थी, लेकिन वो पहले इन्फॉर्म कर दिया करती थी। लेकिन आज उसने नहीं बताया, ये सोचकर ही दोनों लड़कियों को थोड़ी टेंशन हो रही थी।
लेकिन माही उन दोनों से ज्यादा समझदार थी। ये बात उन दोनों को भी पता थी। थोड़ी देर में शिखा फ्राइड राइस बनाकर लाती है, जो कि उसने बिल्कुल इटालियन स्टाइल में बनाई थी। वो देखकर वेदिका के मुंह में पानी आ जाता है और उसके हाथ को किस करते हुए बोली, जानू तुम तो मेरे लिए किसी जिन की तरह हो। मुझे छोड़कर मैं कहीं मत जाना और मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना खिलाना। उसकी बात सुनकर शिखा हंसने लगी। उसके बाद दोनों ने खाना खत्म किया और आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चली गई। वो दोनों रूम में चली गई थी, लेकिन उन्हें बार बार माही की चिंता हो रही थी। वही होटल रूम में माही किसी बंदर के बच्चे की तरह ऋत्विक के ऊपर चढ़ी हुई थी, जो कि बेचारा उसे परेशान हो गया था। समझ रही है आप ये सब क्या कर रही है? अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ही किसी के गले नहीं लगती, ऋत्विक उसे समझाते हुए बोला। लेकिन माही को तो वह किसी प्रिंस चार्मिंग से काम नहीं लग रहा था। उसकी गले लगते हो। बोली, मेरे प्रिंस चार्मिंग तो मुझे इतने सालों बाद मिले हो। मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकती हूं? और मैं कोई भले और अच्छे घर की लड़की नहीं हूं। मैं बहुत ही बेकार लड़की हूं। और उसे ऐसे ही चिपक गई बेचारा ऋत्विक ने अपने सर पर हाथ रख बेचारा कहां फंस गया था। जैसे तैसे रात काटने लगी। कभी माही वोमिटिंग कर लेती तो ऋत्विक उसको साफ करता। कभी कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती तो कभी रोने लगती। ऋतिक ने उसके आंसू पूछे। उसकी न जाने कौन कौन सी फालतू बातें सुनी और मैं रात के 2 बजे वो रोने लगी कि उसे भूख लग रही है। एक अनजान लड़की को पहली बार मिस्टर माहेश्वरी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। माही ने प्यार से कहा, तुम भी खाओ ना प्रिंस चार्मिंग। ऋतिक ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खा लिया। उसका सर दर्द होने लगा था। उसने फैसला लिया कि वो कभी लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसेगा। आज तक वो इन सब चक्करों से बचत हुआ आया था। उसको नहीं पता था कि लड़कियों के पीछे इतना ज्यादा ड्रामा होता है। थोड़ी देर बाद ऋत्विक की बाहों में ही माही सो जाती है। उसे जैसे जैसे बेड पर सुलाता है, जैसे ही वो गहरी नींद में सो जाती है। ऋतिक तुरंत खड़ा होता है, बालकनी में चल जाता है। उसने अपनी पेंट की जेब से सिगरेट निकाली और उसको सुलगा लिया। बस उसमें एक यही कमी थी कि वो कभी कभी बेचैन होने पर सिगरेट पी लिया करता था, लेकिन वो एडिक्टेड नहीं था। धीरे धीरे सुबह होने को थी। माही के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे हल्का हल्का कुछ याद आ रहा था। तभी उसने खुद कोई कमरे में पाया। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी। उसके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसने मिरर के सामने देखा। उसके शरीर पर ना कोई निशान था, ना ही उसके कपड़े ठीक ठाक थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने मन ही मन कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे इस कमरे में कौन लेकर आया? तभी उसके कानों में एक आकर्षक आवाज पड़ी, आप उठ गए मिस। किसी आदमी की आवाज सुनकर माही एकदम से हड़बड़ा गई। उसका सारा नशा 1 मिनट में उतर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ी शख्स को देखकर वो एकदम से देखते ही रह गई। ऋत्विक के बाल हल्के हल्के बिखरे हुए थे। डार्क कलर की शर्ट में वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे को और भी ज्यादा चमक रही थी। जी, वो इतना ही बोली कि ऋत्विक उसके पास आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, जब आपको शराब झिलती नहीं जाती तो आप इतना पीने की जरूरत क्या है? सब मेरी तरह शरीफ नहीं होते मैडम। अगर मेरी तरह कोई और होता तो अगर आपका फायदा पक्का उठा लेता। इस तरह से आप मेरे साथ आ गई। आपको बिल्कुल भी होश नहीं था। आगे से याद रहे, कभी अकेले ड्रिंक मत करना, और करने की जरूरत ही क्या है, पीने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऋत्विक किसी बड़े की तरह उसे कह रहा था और माही बस हमें हाँ कर रही थी और सर हिला रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो कुछ करे, लेकिन ऋतिक को देखा कर मन ही मन कहने लगी, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? वही उसकी नजर खुद पर देखकर ऋतिक को थोड़ा आसान महसूस हो रहा था। उसने पूछा, आपका नाम जान सकता हूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। माहिरा ने धीरे से गए, जी मेरा नाम माहिरा है। उसके बाद उसने पूछा, ओके। ऋतिक ने अपनी घड़ी में समय देखा
और बोल 6 बज रहे हैं। शायद आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। मेरा ड्राइवर आपके घर छोड़ देगा। माही ने अपने सर पर हाथ रखा और सोचने लगी कि आज उसकी तो खैर नहीं है। फिर बोली, कोई बात नहीं, मुझे कम से जाना था। ऋत्विक ने सवाल किया, शायद आप कहीं जॉब करते हो जाना होगा। आपका रिएक्शन ऐसा है लगता है देखकर। माहिरा एकदम फ्लो में बोल गई, ऐसा नहीं है, मेरा खुद का फैशन हाउस है। मेरा जब मन करेगा मैं वहां चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया, फिर मिलते हैं। इतना बोलकर वो हड़बड़ा कर वहां से तुरंत ही चली गई। ऋतिक ने खुद से कहा, अजीब लड़की है, पागल कहीं की। लेकिन माहिरा को नहीं पता था उसका बोला गया एक झूठ उसे कल को इतना भारी पड़ने वाला है। वो जब तक अपार्टमेंट लौटी दोनों में से एक भी लड़की वहां नहीं थी। दोनों अपने अपने काम पर जा चुकी थी। फोन चार्ज करने के बाद उसने दोनों को ही मैसेज कर दिया कि वो ठीक ठाक घर वापस आ चुकी है, लेकिन उसने दोनों को ही कुछ नहीं बताया और बोल दिया कि वो अपनी फ्रेंड की पग पर गई थी। थोड़े बहुत गुस्से वाले इमोजी वेदिका ने ही भेजे, सीखने ज्यादा नाराजगी नहीं जताई। वही प्रोफेसर ने शिखा को अपने रूम में बुलाए। उसने पूछा, सर क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है? प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्या हेड सेफ की जरूरत है। तुम्हें बस उनके लिए कुक करना है। बस तुम्हें सुबह और शाम को खाना बनाकर आना है। तुम्हें फुल टाइम जॉब नहीं करनी और वहां पर पेमेंट भी काफी अच्छी है। तुमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। शिखा एकदम मना करते हुए कहा, सर सॉरी, लेकिन मैं किसी की पर्सनल शेफ बनकर काम नहीं करना चाहती। मैं इंडस्ट्री में जॉब करना चाहती हूं। प्रोफेसर ने से समझते हुए कहा, यह कुछ टाइम के लिए ही है। जब तक तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम वहां पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हो। पेमेंट भी काफी अच्छा है और तुम्हें सिर्फ एक इंसान के लिए ही खाना बनाना है सुबह और शाम। बाकी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा लगेगा इस सब में। प्रोफेसर की बात सुनकर शिखा एग्री हो गई और बोली, ठीक है सर, मुझे आप एड्रेस दे दीजिए। सर ने बोला, पहले वहां पर इंटरव्यू होगा। ये लो एड्रेस, तुम अभी इंटरव्यू के लिए चली जाओ। मैं हूं उनके मैनेजर से बात कर लेता हूं। शिखा के मैनेजर का नंबर लिया और वहां से इंटरव्यू के लिए चली गई। उसने बिजनेस कार्ड पर एक नाम पढ़ा, हर्षवर्धन सूर्यवंशी। ये पढ़कर वो मन ही मन बोली, लगता है कोई बूढ़ा आदमी है जिसे खाने का बेहद शौक है। मुझे क्या, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और फुल टाइम वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा, क्या कभी शिखा की गलतफहमी दूर हो पाएगी? जानेंगे क्या होगा आगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।